बाइंडिंग एनर्जी या फिर बंधन ऊर्जा। ध्यान रखना। तो बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा किसको कहते हैं? दो तरीके हो जाते हैं। अब या तो तुम दो न्यूक्लियस को, नाभिक को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, आ रहा समझ? हमारे बुक में बोल दिया है, बोला जाता है इसमें क्या चीज है कि जब कोई नाभिक बनता है, जब कोई नाभिक बनता है तो या तो वो न्यूक्लियस बनेगा, नाभिक बनेगा, तो उसमें से कुछ एलिमेंट टूट करके बाहर चले जाएंगे, या तो कुछ एक्स्ट्रा जुड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारे बुक में एक लाइन लिखा है, बोलता है जब न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन का मतलब क्या है? तो अगर न्यूक्लियन की बात करते हैं, न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये थोड़ा सुधार। न्यूक्लियन जब बनता है, बोलता है तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके संभावित द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। देखो दो मास है, कुछ कम प्राप्त होता है। जैसे समझो, अगर हम सोडियम के बारे में बोलते हैं तो सोडियम का हम लोग को एक्चुअल में क्या चीज होता है? जो वास्तविक मास है, जो वास्तविक है वो उसके क्या होता है? जो वास्तविक द्रव्यमान है उसके संभावित द्रव्यमान से कम मिलता है। कम मिलता है वास्तविक द्रव्यमान संभावित मान से, समझते हैं? इसका अगर मैं बोलूं तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना? 11। ठीक है, तो हमने मोस्टली पढ़ा है कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए? जस्ट डबल होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो 22 जो हो जाता है, 22 जो होगा वो इसका क्या होगा? वास्तविक, रियल। जो तुमने माना कि अगर सोडियम का क्या है, वो 11 इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, परमाणु क्रमांक, लेकिन उसका जो रियल मास होगा, वास्तविक द्रव्यमान होगा, उसका जस्ट डबल है। अरे कि नहीं आ रहा समझ? ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब कोई न्यूक्लियस बनता है या बिगड़ता है, टूटता है, तब के केस में इसका होता क्या चीज है? सोडियम का ही ले, तो जब न्यूक्लियस बन गया तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जा रहा है? ये होता है मेन। तो ये मास क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड मास, जो ज्यादा हो जाता है। जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब एक्सपेक्टेड, जो तुमको जस्ट डबल कर दोगे वो एक्सपेक्टेड कहलाएगा। क्लियर है? अब मोस्टली तुम केस में ये देखना कि जो एक्सपेक्टेड है, मतलब जो तुमने सोचा नहीं है, संभावित है, कितना हो सकता है? हमने रियल वाला कितना? रियल कितना होना चाहिए सर? 22 होना चाहिए। आ रहा कि नहीं? अच्छा, हमने उस दिन शनिवार को बहुत अच्छा चीज सीखा था, मैजिक नंबर के बारे में। कौन स्टेबल होगा, कौन स्टेबल नहीं होगा। आ रहा कि नहीं? सोडियम स्टेबल है? हाँ नहीं, क्यों? मैजिक नंबर नहीं आ रहा उसके लास्ट ऑर्बिटल में। तो जिस न्यूक्लियस के, जिस भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में मैजिक नंबर आता है, और मैजिक नंबर का मतलब 2, 8, फिर 18 नहीं है, 20 है, 20, 18 आता ही नहीं, ऑर्बिटल वाले के लिए उसको वो 8, 18, 32 वो अलग है। मैजिक नंबर के बारे में बात की है हमने उस दिन, क्या देखा था? 2, 8, 20, फिर 28, वेरी गुड, फिर 56 है, फिर 52 था, 56 था, फिर उसके बाद 82, फिर उसके बाद 126, इस तरीके से। तो जिस भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में ये मैजिक नंबर आ जाते हैं वो स्टेबल होता है। तो मैंने उस दिन ये भी बताया था कि पृथ्वी के ऊपर, मतलब पृथ्वी में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? कौन सा? ऑक्सीजन। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, जब व्यापम पीएससी का दिलाओगे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान रखिए। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद आयरन, उसके बाद एल्यूमिनियम। ध्यान रखते 56-50 होगा। किसमें होगा? 50 नहीं, एक बार मिलाएंगे, ठीक है, ये 56 ही होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में थोड़ा सा रखना। तो हमारे पास चलो
तो मैंने यही बताया था कि अगर मैजिक नंबर हुआ है तो मैजिक नंबर जिस भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में होगा वो स्टेबल होगा। तो सोडियम के लास्ट ऑर्बिटल में इनमें से कोई आ रहा है क्या? नहीं। लास्ट ऑर्बिटल में कितना है? 1 है। तो मैजिक नंबर कहलाता है क्या? 1 नहीं कहलाएगा, मतलब वो स्टेबल है नहीं है स्टेबल। ठीक, वेरी गुड। तो ये हमारे पास पहले दो चीजें समझो कि बाइंडिंग एनर्जी समझने के लिए उसका क्या चीज है? रियल मास कितना होना चाहिए? रियल मास कितना होना चाहिए? 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 22 होने चाहिए रियल मास, लेकिन हो क्या रहा है एक्सपेक्टेड? तो 23 हो रहा है। मतलब इसी चीज को तुम्हारे बुक ने बोला है कि रियल जो मास होगा, वास्तविक मास, वो हमेशा एक्सपेक्टेड से क्या होगा? कम। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर। कुछ कम होता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान कैपिटल एम या एटॉमिक मास जो होता है कैपिटल एम, उसकी द्रव्यमान संख्या ए से कम होती है। ये जो आया है एक्सपेक्टेड, ये क्या होगा? ए कहलाता है, जो एक्सपेक्टेड वाला होता है, संभावित होता है। और ये मास क्या कहलाएगा? जो आना चाहिए। ये कब का केस है? ये केस है जब कोई न्यूक्लियस बनता है, आ रहा है नहीं समझ? जब कोई नाभिक बन करके तैयार होता है और तैयार हो जाने के बावजूद तुमको लगता है कि 11 इलेक्ट्रॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी किसको? एनर्जी की बात की गई, बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलोगे? तो किसी दो न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए जोड़ करके नया न्यूक्लियस बनाओगे, या उस नया बना हुआ है उसको तोड़ करके कोई दूसरा बनाओगे, दो। तो जितना रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए रहता है वही एनर्जी क्या कहलाता है? बाइंडिंग एनर्जी या फिर बंधन ऊर्जा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? ये अपने पास इस तरीके से। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। इस नाभिक को बोलता है क्या चीज है? बंधन ऊर्जा कहा जाता है। मतलब सिंपल है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को मिलाकर नाभिक बनाने में मुक्त होती है। मैंने वही चीज बोला, न्यूक्लियस के बनने के लिए जो एनर्जी मुक्त होती है या रिक्वायर्ड होती है वही क्या कहलाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? अब आते हैं इसके फॉर्मूले। किसका फॉर्मूला हम लोग कैसे रखेंगे? तो फॉर्मूला देखने के लिए एक समझ में आया ना पहले, किसको रियल मास बोला जाता है, किसको एक्सपेक्टेड मास बोला जाता है। और हमेशा जो रियल मास होगा वो एक्सपेक्टेड से क्या होगा? कम होगा। रियल मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वास्तविक वाले को, और एक्सपेक्टेड को किससे किया जा रहा है? कैपिटल ए से। आ रहा है कि तो मास डिफेक्ट किसके बराबर होगा? तो डेल एम हमेशा किसके बराबर होगा? ए माइनस एम के बराबर होगा। और वो जो मास डिफेक्ट है वो किसके फॉर्म में रिलीज होगा? एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। क्लियर है? बेसिक चीज समझना, फिर ऑटोमेटिक तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको जितना मैं बता रहा हूं उतना याद करना। क्लियर? ये हम लोग पास। अब आते हैं फॉर्मूले पे, तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेक करो। तो फॉर्मूला चेक करते हैं। ठीक, मास निकाल। तो हमको पता है, देखो यार, एक तो सबसे पहली बात यह है कि मास डिफेक्ट का हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब जाकर के न्यूमेरिकल बनता है। तो मास डिफेक्ट का मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया तुमको? कितना? ए माइनस। मतलब हम लोग बोले तो इसको बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड मास। हिंदी में क्या बोलेंगे? संभावित द्रव्यमान। संभावित माइनस रियल मास, वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, क्या बोलेंगे? वास्तविक द्रव्यमान। एक्सपेक्टेड मास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? से। रियल मास को एम से। ठीक है, अच्छा। अब ए निकालते हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले भी बताया। ए कैसे बोलोगे? देखो, पूरा न्यूक्लियस पढ़ा जा रहा है, नाभिक पढ़ा जा रहा है, हम नाभिक के बाहर जाएंगे भी नहीं, समझा रहे नहीं आते हैं। तो सबसे पहले नाभिक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर? समझ में आ गया? मान लेते हैं न्यूट्रॉन का, यही वेट बताएगा, मास बताएगा उसका। तो मान लेते हैं कि इसका मास कितना है? एम एन। न्यूट्रॉन का मास एम एन। प्रोटॉन का जो मास है वो एम पी है। क्लियर हुआ? अब डिपेंड ये करता है, हमको ये पता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन जो है, इसको किसको बोलेंगे? न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो हर एलिमेंट में नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन सेम होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। तो किस पे बेस पे होगा? तो एटॉमिक नंबर पे बेस पे होगा। भाई हर एलिमेंट अलग है, तो सबसे पहले ए निकालेंगे। इसको हमने एक बोल दिया।
हमको इसी का चाहिए, यही चाहिए, यही फॉर्मूला निकालना है। तो ए चाहिए तो ए कैसा होगा, तो हमने एक चीज देखा था, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या, ए। अगर ये 23 बता रहा है, हमने पहले देखा, अगर ये इसका मास कितना मैंने बोला 23, तो वो 23 किससे मिलकर बना होगा, ये नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस नंबर्स ऑफ प्रोटॉन मिलकर के ए बनाते हैं। ए को एटॉमिक मास हम लोग भले बोल देते हैं, अरे समझ, परमाणुक द्रव्यमान, लेकिन ए जो है वो एक्सपेक्टेड मास हो जाता है, एवरेज मास हो जाता है। आ रहा है कि नहीं आ समझ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने पहले बताया था, ब्राज एंड हेट नोटेशन वाला, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला ध्यान रखना चाहिए, ये एवरेज को ही बता देता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये चीज है तो चलो सबसे पहले ए निकालो, तो ए कैसे निकालोगे, तो ए का मतलब क्या है, अच्छा इसका मतलब क्या है टोटल, तो इसका मतलब नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल वेट होगा ना। आ रहा है कि नहीं समझ, भाई कितने किलो है, तो जो थैले में सब्जी है वो है मान लो 3 किलो, तो 3 किलो में सारे सब्जी मतलब एक ही जैसे क्या, नहीं, उसमें हो सकता है कि आलू तुम्हारा आधा किलो हो सकता है तुम्हारा प्याज 1 किलो हो सकता है और कुछ और हो, तो सबको मिलाकर के वो 3 किलो है ना। ऐसा तो नहीं कि सब एक ही चीज 3 किलो है बाकी सब 0 है, क्लियर है, तो टोटल मिलाकर के आप देखिए, तो ए निकाला जा रहा है, तो ए का मतलब क्या चीज है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, आप समझते चलो। तो सबसे पहले 2 चीजें यहां है, मैंने तुमको बताया इसमें जेड को बोला जाता है एटॉमिक नंबर, और क्या बोला जाता है, हिंदी में तो परमाणु क्रमांक बोला जाता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को और क्या बोलो, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो फिर सर न्यूट्रॉन का क्या है, न्यूट्रॉन का फिर क्या है, तो हमने क्या पढ़ा है, क्या जेड को किसको बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, और एटॉमिक ए को क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो मास माइनस एटॉमिक नंबर। अरे यार मैं बोल रहा हूं, मैंने सोडियम लिया 11, इसमें नंबर्स ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 11 है। आ रहा है कि नहीं समझ, इसका एटॉमिक मास कितना, अच्छा इसमें अगर एटॉमिक नंबर 11 बोल रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी, तो फिर न्यूट्रॉन की संख्या के लिए क्या करोगे, उस 23 में से 11 घटा कितना आया, तो 23 में से ए घटाएं, सबके लिए अप्लाई होगा, हाँ होगा, ठीक। तो ए की बात करते हैं तो यहां ए निकाला जाएगा, तो ए का मतलब क्या है, तो नंबर्स ऑफ जिस भी एलिमेंट को तुम लोगे उसका, जिस भी, हालांकि एक ही थोड़ी है, तुम सोडियम को ले रहे हो भाई, मैं हो सकता है कि मैं क्लोरीन को ले लूं, तो क्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर 17, तो एटॉमिक नंबर और मास ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है। अगर तुम सोडियम लोगे तो यहां क्या रखोगे 11, अब 11 लिख रहे मतलब उसमें प्रोटॉन कितने 11 है, अरे एक प्रोटॉन का मास कितना है mp, तो 11 प्रोटॉन का मास 11 इंटू mp होगा ना, तो इसीलिए सामने वाले में एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है, क्लियर समझ में भाई। अगर उस न्यूक्लियस में हम n11 लिख रहे हैं मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन का मास कितना है mp है, तो 11 वाले कितना होगा, आ रहा कि नहीं समझ। तो हमेशा हम सोडियम लेंगे क्या, नहीं, तो सीधा सीधा 11 लिख के हमने क्या लिया एटॉमिक मास। अब जो भी एलिमेंट तुम निकालना चाहते हो निकाल, ठीक। प्लस देखो
अब क्या है एटॉमिक मास टोटल कितना होगा मैंने बोला मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू ए तो हमने लिख दिया मास ऑफ प्रोटॉन। ये एकक मास एकक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के लिए है, लेकिन तुम्हारे पास एक ही रहेगा नहीं रहेगा। तो एक प्रोटॉन का मास और उसका एटॉमिक कितने उस नाभिक में कितने होंगे वो प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन, लेकिन एक ही न्यूट्रॉन रहेगा नहीं, कितना रहेगा a माइनस जेड। यही है ना जेड मतलब या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या किससे बताएंगे a माइनस जेड। क्लियर है कि नहीं? इन्स की वैल्यू कहां रखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो डेल m इज इक्वल टू कितना हो गया a की वैल्यू कितनी भाई जेड एम पी प्लस a माइनस जेड और ये m है और माइनस m। क्लियर समझ में आया? यही क्या कहलाता है यही कहलाएगा डिफेक्ट ना मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट एनर्जी है क्या? ये जो मास डिफेक्ट आया है डेल एम लिया डेल का मतलब क्या होता है अनसर्टेनिटी अनिश्चितता कितनी कमी हुई है डेल बताता है। तो अभी हमने एनर्जी निकाला नहीं, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाता है इसको E ना बोल करके हम B बोल देते हैं, B से बाइंडिंग। क्लियर है? तो बाइंडिंग बोलेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो डेल m इंटू सी है वही इक्वल टू mc स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो यहां से B की वैल्यू हमारे पास B और m की वैल्यू रखो भाई कितना आ गया तो m की वैल्यू अगर मैंने रखा तो मेरे पास इस तरीके से आ गया जेड एम पी प्लस a माइनस जेड एम एन माइनस एम और इंटू कितना हो जाएगा ये ऐसा रहेगा ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब थोड़ा समझना यहां बस एक बेसिक चीज है जो समझाना जरूरी हो जाता है। हमारे पास अगर हम लोग लाइट के बारे में बोलते हैं तो हमारे पास कितना आएगा उसके बारे में बता देता हूं। एक सी की वैल्यू जो है ना सी स्क्वायर की वैल्यू वो थोड़ा समझते चलना। अगर हम लोग सी स्क्वायर की इस टोटल की वैल्यू निकालते हैं कि कितनी होती है वैल्यू सी स्क्वायर के बारे में बात करूंगा ध्यान रखते चलो। तो अगर मैंने वैल्यू निकाला तो एक तो ये फॉर्मूला मेन तुम्हारा आ गया ना ये मेन फॉर्मूला। अब कहीं भी बाइंडिंग एनर्जी की बात की जाएगी तो ये ठीक है ध्यान रखते चलो। लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना हमेशा 1 AMU लिखाया है एक एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है 1 AMU का मतलब और 1 AMU का मतलब जो हम लोग निकालते हैं टोटल उसकी टोटल जो वैल्यू होती है वो होती है 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें लाइट का भी जुड़ा होता है ना लाइट जुड़ चुका होता है सी स्क्वायर जुड़ चुका होता है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट की जब बात की जाती है एक क्या बोलते हैं उसी को आणविक द्रव्यमान यूनिट या आणविक द्रव्यमान मात्रा आ रहा है से ध्यान रखिए। ठीक है तो ये हम लोग के पास इस तरीके से कहीं भी एक AMU दिखा मतलब समझ जाना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब काफी ज्यादा है काफी ज्यादा है ये ध्यान रखिए। ठीक है एक मास इतना आ जाता है। हर किसी के लिए एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होता है हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस के लिए हर एक एलिमेंट के नाभिक के लिए हर एक तत्व के नाभिक के लिए बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग समझ गया अलग अलग के लिए अलग अलग। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अगर मान लो इतना आ रहा है ये इतना नहीं है ना मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला बताया। ये किसी अब मान लो हाइड्रोजन के लिए लोगे तो कैसा होगा सोडियम के लेंगे तो कैसा होगा और किसी के लिए लोगे तो कैसा होगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ क्या है अपने पास फॉर्मूला है। क्लियर है? अलग अलग एलिमेंट के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है अलग अलग। क्लियर? तो सबसे पहले यही समझना कि किसको क्या बोला जाता है किसको क्या समझाया जाता है। रिप्रेजेंटेशन अगर तुमको समझ में आ जाता है अच्छे से कि जेड क्या है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे बोलोगे, तो टोटल निकालना आना चाहिए। ये पूरा मोस्टली केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। ये तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो कितना टाइम बचा है?